बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइटन के चैप्टर नंबर 42 के पार्ट नंबर 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरसाइज है उसमें हम अपनी जो वेंटिलेशन है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है जब हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है तो हम लोगों की ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली हम लोगों को वेंटिलेशन का रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ना हमारी ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन होगी। तो वो कैसे होती है बेसिकली वही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने सारी कहानियाँ छोड़ी हैं। इंपॉर्टेंट बात जो काम किया वो सिर्फ एक है। वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे ब्रेन है ना, ब्रेन से जब वो सिग्नल भेजता है ना एक्सरसाइज मसल के लिए, तो वो साथ ही सिग्नल भेज देगा। सिग्नल स्पिल ओवर हो जाएंगे वहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर तक, और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कर देगा जी, वो उसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देगा। साथ ही मसल कॉन्ट्रैक्शन थी, साथ ही रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर दिया। अब वही बात उसने यहाँ पे की है कि मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूरोजेनिक सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली इनटू द ब्रेन स्टेम थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इंटर रिलेशनशिप क्या है? केमिकल एंड नर्वस फैक्टर्स इन कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन। तो बेसिकली हम लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई पहले क्या होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन कम हो एक्सरसाइज के अंदर, तो फिर जाके हमारे पास जो है ना ये हमारे प्रेशर चेंजेस हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो है पीएच वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी तो बंदा जो है वो डेथ हो सकती है इंसान कैसे। तो बेसिकली क्या होता है कि इन एंटिसिपेटरी स्टिमुलेशन हो जाती है। यानी कि ये देखो, अब ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ के अंदर वो क्या कहता है? इस ग्राफ के अंदर कहता है कि जैसे ही हम लोगों ने सोचा ना हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम लोगों ने सिर्फ सोचा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, तो क्या हुआ कि फ़ौरन जो एल्वियोलर वेंटिलेशन थी ना वो कितनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब उसका इतना रेट इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन हमारी जो पार्शियल प्रेशर था ना कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर बॉडी कहेगी यार ये तो ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड कम है जिस्म के अंदर, चलो वेंटिलेशन थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इवेंचुअली हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब एक्सरसाइज करेंगे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और इस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको 40 से अबव नहीं इसने जाने दिया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक्सरसाइज को स्टॉप किया तो क्या हुआ, जो स्पिल था सिग्नल का, स्पिल ओवर था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा। जब अब सिग्नल स्पिल ओवर नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे एक्सरसाइज छोड़ी फ़ौरन एल्वियोलर वेंटिलेशन डिक्रीज़ हो गई। अब जब ये एल्वियोलर वेंटिलेशन डिक्रीज़ हुई तो उससे हम लोगों ने देखा कि इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो दोबारा चूँकि रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गई तो दोबारा थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई, और इस तरह करके ये हमारे पास कर्व आ गई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली क्या होता है कि जब हमने एक्सरसाइज करनी है, अभी हम सोचते हैं हमने एक्सरसाइज करनी है, तो क्या हो जाता है, एंटिसिपेटरी जो है वो स्टिमुलेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स जो हैं जो कि मसल्स को जाने हैं वो साथ ही रेस्पिरेटरी सेंटर को जाना शुरू हो जाते हैं। और इससे पहले कि हमारे ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो या ऑक्सीजन कम हो, एक्सरसाइज की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पहले ही उनको एडजस्ट कर देता है, और इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली हमारे पास जो है वो नॉर्मल लेवल पे इनकी वैल्यू आ जाती है। अब ये इस पैराग्राफ के अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया, इस पैराग्राफ के अंदर भी उसने सिर्फ एक बात एक्सप्लेन किया, वो ये कि क्या हो रहा है, नॉर्मली हमारी जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो 6 है, और इसमें हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 40 था। अब अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में भी हमारा जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ना वो 40 ही रहना है। ठीक है, हो क्या सकता है कि जो हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन थी जो 6 थी उसको हम लोगों ने इंक्रीज करके 80 पे ले गए, 100 पे ले गए, जितने ज़्यादा ले गए, लेकिन जो हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ना वो सेम रहेगा। अब वो कहते हैं जी, इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा कंट्रोल होता है ना वेंटिलेशन, ये बेसिकली एक लर्नड रिस्पॉन्स है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस लर्नड रिस्पॉन्स? लर्नड रिस्पॉन्स ये चीज़ है कि अगर एक बंदा बार बार एक्सरसाइज करेगा तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली वो उसको अपने अंदर अडेप्ट कर लेगा। यानी जब वो अगली बार एक्सरसाइज करेगा तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन चेंज करने में ज़्यादा मसला नहीं आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको मेंटेन कर लेगा। अदर फैक्टर्स अगर हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन पे जो इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले इरिटेंट है। ठीक है, वो इरिटेंट्स जो थे वो वही कफिंग और स्नीजिंग वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी इरिटेंट रिसेप्टर्स हैं, उनसे कफिंग होगी, उनसे स्नीजिंग वगैरह होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जी लंग्स जे रिसेप्टर्स। अब लंग जे रिसेप्टर्स बेसिकली जे नाम क्यों दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए ये जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स हैं। और इनका काम क्या होता है, ये भी बेसिकली क्या करेंगे, एक्साइट करवाएंगे पर्सन को, एक्साइटेशन करवा देंगे उसकी, और उसको डिस्निया की फीलिंग आएगी। इसके अलावा क्या करवाएंगे कि रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट। अब आगे आता है जी ब्रेन का एडिमा हो गया, इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। तो बेसिकली पहले वो कहते हैं कि ब्रेन का एडिमा हुआ कैसे, तो हम लोगों ने कहा भाई पर्सन था वो क्या किया, उसने जाके अपने सर मार लिया किसी चीज़ के साथ,
तो ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया, उससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ने क्या किया, आर्टरी को कंप्रेस कर दिया, जिससे ब्लड की पुलिंग स्टार्ट हो गई, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो गया, पल्मोनरी एडिमा, सॉरी ब्रेन का सेरिब्रल एडिमा हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम सेरिब्रल एडिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, मैनिटोल। मैनिटोल हम लोगों को पता है एंटी डायूरेटिक है, तो सॉरी डायूरेटिक ड्रग है। तो ये यूरेसिस डायूरेसिस को प्रमोट करेगा और ये जो है सेरिब्रल एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब हमारे पास और वही ब्रेन एडिमा जो होगा ना, इससे ने इवेंचुअली करना क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, जो लोग जो है वो एनेस्थीसियास्टिक और नारकोटिक्स की ओवरडोजेज कर देते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे एनेस्थीसियास्टिक्स हैं या नारकोटिक्स हैं, जिस तरह हमारे पास हेलोथेन है, मॉर्फिन है, ओपॉइड्स हैं, या आपके पास पेंटा बारबिटिल है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ओवरडोजेज लेगा नारकोटिक्स की या एनेस्थेटिक्स की, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि उसका रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। जब उसका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा तो क्या होगा कि उसकी रेस्पिरेशन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और इवेंचुअली जो है इतनी रिड्यूस भी हो सकती है कि इंसान की डेथ ही हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पीरियोडिक ब्रीथिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस पीरियोडिक ब्रीथिंग। ठीक है, पीरियोडिक वही एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी होती है, लेकिन पीरियोडिक ब्रीथिंग क्या है कि एक साइकिल है, कभी रेस्पिरेशन होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती, इन अ पीरियोडिक मैनर। इसकी एक एग्जांपल है चिन स्टॉक ब्रीदिंग। अब चिन स्टॉक ब्रीदिंग जो है ना, इसका ये इन्होंने ग्राफ हमें दिखाया है। ठीक है, कि क्या हुआ, रेस्पिरेशन इंक्रीज 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 डिक्रीज डिक्रीज और एक पीरियड ऑफ रेस्ट आ गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन हुई नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंक्रीज 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 और फिर क्या हुई, रेस्पिरेशन रुक गई। तो बेसिकली ये होता कैसे है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका यार मैकेनिज्म है इंतहाई इंतहाई जो है ना वो सिंपल। तो हुआ क्या, एक पर्सन था, सबसे पहले उसने क्या कर लिया, ओवर ब्रीथ कर लिया। जब उसने ओवर ब्रीदिंग कर ली तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाएगा डिप्रेस। लेकिन बात क्या है, ये मैसेज ब्रेन पे तक जाने 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 में टाइम लग जाएगा। जब ब्रेन तक मैसेज टाइम से नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि जो है हमारा हम ज़्यादा ब्रीथ करते जाएंगे, इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम होगी कि जब ब्रेन तक मैसेज पहुंचा तब तक उसने रेस्पिरेशन को बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर रेस्पिरेशन हो गई बंद। फिर क्या हुआ कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा होती गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो गई कि जब तक ब्रेन तक मैसेज पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, उसने रेस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। फिर जब रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, फिर वही हुआ कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो गई, और जब तक ब्रेन पे मैसेज पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी तो उसने रेस्पिरेशन को बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास एक जो चिन स्ट्रोक ब्रीदिंग है, इसके अंदर एक पीरियड होगा जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम रेस्पिरेशन होगी, पीरियड होगा जिसके अंदर डेथ हो जाएगी रेस्पिरेशन की। और कौन रेगुलेट कर रहा है, तो ये तो हम लोगों को पता है कि जो जो सेरिब्रल लेवल्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो बेसिकली रेगुलेट करेंगे रेस्पिरेशन को। अब आगे आते हैं जी इसके कॉजेज, चिन स्ट्रोक ब्रीदिंग के कॉजेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कहता है भाई दो कॉजेज हैं आपके पास चिन स्ट्रोक ब्रीदिंग के। यहाँ तो आपके पास ये है कि आपकी जो डिले है आ रही है, सिंपल एक मतलब एक तो कॉज हम लोगों को यही समझ आता है कि भाई ब्लड का फ्लो इतना स्लो था कि उसको जाते जाते ब्रेन के अंदर पल्मोनरी वेसल से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चेंजेस मैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो नॉर्मली टाइम लगता है लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन जो है अगर कोई इंसान है उसका कार्डियक फेलियर हुआ है, तो कार्डियक फेलियर में हम लोगों को पता है स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये चेंजेस जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। दूसरा आता है जी इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक गेन। अब ये इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक गेन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। अब क्या होगा, अब थोड़ी सी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई, उसने कहा ला भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसम तो पागल हो जाएगा। तो उसने फ़ौरन इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करवाया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिसम से बाहर निकल गई। तो उसको फिर होश आई, उसने कहा नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो कार्बन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसने ज़्यादा हो गई है तो इसने सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसने रेस्पिरेशन को बिल्कुल ही बंद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा दो ही मैकेनिज्म है। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड का फ्लो है बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। यहाँ दूसरी बात है कि जो नेगेटिव फीडबैक गेन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक गेन किन के अंदर होती है, वो पेशेंट जिनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना ब्रेन के अंदर वो डैमेज हुआ हो। अब आगे हमारे पास आते हैं जी स्लीप एपनिया। अब बेसिकली एपनिया क्या होता है, एपनिया हमारे पास कोई भी ऐसा पीरियड है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो है ना वो नहीं हो रही, उसको हमने कह देना जी ये एपनिया। अब जो स्लीप एपनिया है वो क्या चीज़ है, नॉर्मली हम लोग जब सोते हैं ना तो हम लोगों का क्या होता है कुछ देर के लिए जो ब्रीदिंग है ना वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको स्लीप एपनिया होगा उसमें क्या होगा कि उसमें बार 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 जो है ना वो
ब्रीदिंग रुकेगी, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, और ये 10 सेकंड्स तक लास्ट कर सकती है। ठीक है, अब बेसिकली दो कोजेज़ हैं स्लीप एपनिया के, और उसी बेसिस पे हम लोगों ने इसे क्लासीफाई किया है। या तो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया हो सकता है या सेंट्रल एपनिया हो सकता है। अब नाम से जाहिर है भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी। सेंट्रल का क्या मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर क्या होगा कि जो हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, क्या हो सकता है, जो हमारे फेरेंक्स का मसल है ना, वो नॉर्मली जो है वो रिलैक्स कर जाता है जब हम सोते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी जो फैट वगैरह पड़ी हुई थी सारी फेरेंक्स के अंदर, तो जब ये मसल रिलैक्स हुआ तो उससे क्या हुआ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले ही फैट पड़ी हुई थी। ठीक है, तो क्या होगा कि नाइट टाइम जब ये मसल रिलैक्स होगा तो हमारी जो है वो ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों को लाउड, फिर क्या होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा होती जाएगी, फिर एक सर्टन लेवल आएगा, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बंदा सो रहा होगा, हमें एकदम जो है वो स्नोरिंग लोबार्ड साउंड्स आएंगी जो इंक्रीज होती जाएंगी और फिर एकदम रुक जाएंगी। इसी वजह से क्या होगा कि इस बंदे की जो नींद है ना वो कभी सही तरीके से पूरी नहीं होगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमने उस इंसान के अंदर डे टाइम ड्राउजीनेस मिलेगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह मिल सकते हैं, उसके इंक्रीज रिस्क है। ठीक है, अब आ गया था जी इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर किसी को है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका कोज रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर फैट की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, हम अगर वो बुरा इंसान है, हमें पता है भाई इसके फेरेंक्स के अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फ़ैट को रिमूव कर दो। ठीक है, और इस तरह के हम ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो पहली टेक्निक है जिसको हम कहते हैं उव्यूलो प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी। उव्यूलो फ्रेटोफ्रेंजियोप्लास्टी क्या चीज़ है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी फेरेंक्स है ना, इसमें जितना फैट है वो हमने रिमूव कर देना है। फिर हमारे पास आती है जी ट्रैकिस्टोमी। ट्रैकिस्टोमी का क्या मतलब है कि जो हमारा थे ना टॉन्सिल्स जो थे, जो एनलार्ज हो चुके थे, हम लोगों ने उनको रिमूव कर दिया। फिर हमारे साथ आती है CPAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि हम लोगों को जब भी एपनिया होगा किसी भी कंडीशन में, तो CPAP ज़रूर हम लोगों ने देना है। कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि जो हमारी एयरवेज है ना उनमें हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव प्रेशर देना है, ताकि हमारी ब्रीदिंग जो है वो रुके ना। तो ये हमारे पास था ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया और उसके कॉजेज, इसके साथ साथ उनका ट्रीटमेंट। अब आगे आते हैं सेंट्रल एपनिया पे। सेंट्रल एपनिया में क्या हुआ कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। तो अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो चुका है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके है ना रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो हैं वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें भी बेसिकली वही होना है कि पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती जाएगी, फिर जब एकदम होश आएगी तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो है वो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को CPAP के साथ ट्रीट करते हैं, और जो है ऐसी ड्रग्स देते हैं जिसके ज़रिए से जो उसका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाए। अब ये लोग जिनको सेंट्रल एपनिया होता है, अगर इन लोगों को हम नारकोटिक्स दें या कोई भी ऐसी ड्रग दें जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को रोकेंगी, तो इन लोगों के अंदर उसका बहुत बुरा रिजल्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है पहले इन बेचारों का दिमाग काम नहीं कर रहा, और तुम लोग पॉजिटिव ड्रग्स दोगे तो ये तो बेचारे वैसे ठुक जाएंगे। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, मिक्स्ड एपनिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने कहा कि नॉर्मली तो हम लोगों ने देखा यहाँ स्लीप एपनिया था, यहाँ सेंट्रल एपनिया था। अब ये मिक्स्ड एपनिया का चीज़ है, तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे मिक्स्ड एपनिया है। मिक्स्ड एपनिया 15% केसेस के अंदर मिक्स्ड एपनिया होता है, और जो सेंट्रल एपनिया है इसका एविडेंस बहुत कम है। ओनली 1% ऑफ द केसेस, यानी रेयर ही है सेंट्रल एपनिया। या तो स्लीप एपनिया जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, या फिर वो सेंट्रल वो सॉरी मिक्स्ड हो सकता है। तो जो वो है सेंट्रल, वो बहुत रेयर केसेस के अंदर हम लोग को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो वॉलेंट्री कंट्रोल क्या है जी, हम लोगों को पता है कुछ हम लोग अपनी सांस अगर चाहें तो रोक लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सांस को एक सर्टन लेवल तक रोक सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे कि उन चेंजेस के ज़रिए से हमारे डेथ के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की होती है। इस तरह आपके पास है अल्ट्रा इलाइट एपनिया कंपेटिटर्स। ठीक है, पहली बात है एपनिया क्या होता है। एपनिया है वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ इज नोन एज एपनिया। ठीक है, तो अब एक आपके पास कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्ट्रा एलाइट एपनिया कंपेटिटर्स। अब ये वो लोग हैं जो अपना सांस इतनी देर तक बंद रखते हैं, इतनी देर तक बंद रखते हैं कि इवेंचुअली इनकी जो कार्बन पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, वो 50 मिलीमीटर मरकरी तक आ जाता है, और इनको जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। तो अनकॉन्शियसनेस की वजह से ये सांस लेना शुरू हो जाते हैं, और जो है हालत में इनको इतनी तफीक नहीं होती कि ये सांस लें, इतने जो है इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है अपनी रेस्पिरेशन को होल्ड करने में।